स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसलों को कैसे उगाया जाए। क्रॉप फसल और प्रोडक्शन मीन्स उगाना, और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसकी देख रेख कैसे की जाए। एक अच्छी फसल के लिए उसकी अच्छी देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। तो पहली चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्रॉप कहते किसको हैं, क्रॉप की डेफिनेशन। और दूसरी चीज़ पढ़ेंगे कि इंडिया में क्रॉप को किन कैटेगरीज में बांटा गया है सीजन्स के अकॉर्डिंग। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर करती है वो ये कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनको फॉलो करना होता है एक अच्छी फसल को उगाने में, एक अच्छी फसल के उत्पादन में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं पहेली और बूझो नाम के स्टूडेंट से। आप लोग पहले से पहेली और बूझो को जानते होंगे, क्योंकि साइंस की एनसीईआरटी में ये 2 स्टूडेंट्स दिए गए हैं 8 तक जो क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके बेसिस पर सारे कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन होता है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूझो अपने अंकल के घर गए समर वेकेशन में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, जो उनके अंकल है वो फार्मर यानी किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लॉ एक्सेट्रा। उन्होंने एक दिन कुछ टूल्स देखे, कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी जानते ही होंगे, सिकल मीन्स हंसिया, और शॉवल कुदाल, प्लॉ जिसे हल कहते हैं, एक्सेट्रा। इन द फील्ड, उन्होंने फील्ड में ये सारी चीज़ें देखी। I want to know where and how we use these tools. अब बूझो पूछता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम इन टूल्स को कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। You have learned that all living organisms require food. तुमने ये पढ़ा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है, 7th क्लास में पढ़ा है। प्लांट्स कैन मेक दियर फूड देमसेल्फ, और हम ये भी जानते हैं कि जो प्लांट हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज दियर ऑन फूड। क्या तुम याद कर सकते हो कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं। हमने पढ़ा है 7th क्लास में कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक दियर ऑन फूड। एनिमल्स और ह्यूमन्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। So, where do animals get their food from? तो animals अपना food कहाँ से लेते हैं। But first of all, why do we have to eat food? लेकिन सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हमें आखिर फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो you have already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. तुम ये जानते हो कि फूड से मिलने वाली एनर्जी को ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, यानी कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, जैसे कि डाइजेशन यानी खाना पचाना, रेस्पिरेशन सांस लेना, एंड एक्सक्रीशन जो वेस्टेज बॉडी से हम निकाल देते हैं। इन सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें फूड से मिलने वाली एनर्जी की ज़रूरत होती है। We get our food from plants और animals और both। और हम अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, या फिर प्लांट और एनिमल दोनों से ही लेते हैं। अब यहाँ पर बूझो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम सभी को फूड की ज़रूरत है, तो हम अपनी कंट्री के इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए कैसे फूड अवेलेबल करा पाते हैं, कैसे फूड को मुहैया करा पाते हैं। तो इसका जवाब पहेली दे रही है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। फूड को एक बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कराने के लिए, फूड मुहैया कराने के लिए 3 बड़े स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करना ज़रूरी है। पहला स्टेप रेगुलर प्रोडक्शन, यानी जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लगातार बेसिस पर प्रोड्यूस करें। दूसरी चीज़ कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका अच्छे से मैनेजमेंट करें, उसकी अच्छे से देखभाल करें। मैनेजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में।
हमारा बहुत सारा अनाज फूड स्टोर्स में सड़ जाता है बट उसका अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। और तीसरी बड़ी ज़रूरत है कि फ़ूड का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये भी हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल पाता है, तो इसी वजह से फ़ूड की कमी हो जाती है। 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी खेती के तरीके। हम इस टॉपिक में खेती के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। 10,000 BCE तक, BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा तक जो पीपल्स थे, लोग थे, वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब होता है वो लोग जिनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता, जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह अपना बसेरा डालते हैं। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. ऐसे लोग जो वॉन्डर करते हो, घूमते हो ग्रुप्स में, लोगों के झुंड में एक जगह से दूसरी जगह खाने और ठिकाने की तलाश में। फूड एंड शेल्टर। They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. ऐसे लोग कच्चे फल और सब्जियों को खाते हैं और उसके बाद इन लोगों ने जानवरों का शिकार, हंटिंग में शिकार करना शुरू किया। Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other crops. बाद में वे खेती कर सके और उन्होंने सबसे पहले चावल उगाया, फिर गेहूं और उसके बाद दूसरी फसलें। Thus was born agriculture, और यही खेती का जन्म था, एग्रीकल्चर का जन्म था। When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही तरीके के plants of same kind are cultivated, उगाए जाएं एक ही जगह पर, large scale पर, बड़े पैमाने पर, तो उसे crop कहते हैं। For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो गेहूं की फसल है, उसका मतलब ये होगा कि जितने भी पौधे उगाए गए हैं उस फील्ड में, उस खेत में, वो सभी गेहूं के होंगे। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. तुम ये जानते हो कि जो फसलें होती है, क्रॉप्स, वो अलग अलग टाइप्स की होती है, अलग अलग तरीक़ों की होती है। जैसे कैरियल्स मतलब अनाज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियां और फल। These can be classified on the basis of the season in which they grow. इन फसलों को उनके सीज़न के बेसिस पर, जिस सीज़न में वो ग्रो करती है उसके बेसिस पर बांटा जा सकता है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बड़ा देश है। The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं यानी मौसमी हालात जो हैं इंडिया के, वो एक जगह से दूसरी जगह वेरी करते हैं यानी डिफ़र करते हैं, क्योंकि कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और कहीं ह्यूमिडिटी कम है। ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कंटेंट जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और कहीं रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, कहीं बहुत कम। जैसे कि इंडिया में ही मॉन्सिनराम एक गांव है मेघालय में, जहां एवरेज रेनफॉल 467 इंचेस होती है, और वहीं जो थार डेजर्ट का एरिया है राजस्थान में, वहाँ रेनफॉल वेरी करती है 4 से 20 इंचेस। अब देखिए कितना डिफरेंस है। तो दोनों एरिया में अलग अलग तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन है, मौसमी हालात है, तो वहाँ फसलें भी अलग अलग तरीके की उगेंगी। Accordingly, there is a rich variety of crops in different parts of the country. इसके हिसाब से कंट्री के यानी इस देश के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जा सकती हैं। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. इतनी डाइवर्सिटी यानी इतना सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद भी इंडिया में मोटे तौर पर क्रॉपिंग पैटर्न्स यानी फसल के तरीकों को दो बड़े भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स। ये फसलों के सीज़न यानी जिस सीजन्स में वो ग्रो की जाती हैं, बोई जाती हैं, उस सीजन्स के हिसाब से इनको बांटा गया है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वो फसलें जो बरसात के मौसम में बोई जाएं उसे खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली स्टार्ट फ्रॉम जून टू सितंबर।
जो बारिश का मौसम है इंडिया में वो आमतौर पर जून से सितंबर के अंडर रहता है, यानी जून में मानसून की एंट्री होती है जून जुलाई के अंडर, और सितंबर से अक्टूबर में रिट्रीट हो जाता है मानसून का, यानी मानसून वापस चला जाता है। तो यही बरसात का मौसम होता है और इसी में बरसाती फसलों खरीफ फसलों को उगाया जाता है। और ये फसलों के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पैडी धान, मेज़ मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली एंड कॉटन एंड आर खरीफ क्रॉप्स। ये सभी खरीफ क्रॉप्स के अंडर आती हैं। दूसरा है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वो फसलें जिन्हें सर्दी के मौसम में उगाया जाए अक्टूबर से मार्च के अंडर, उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। वीट मीन्स गेहूँ, ग्राम चना, पी मतलब मटर, मस्टर्ड सरसों एंड लिनसीड अलसी, जिसे गांव में तीसी भी कहते हैं। बिसाइड्स दीज pulses and vegetables are grown during summer at many places. इसके साथ साथ दालें और सब्जियां समर के सीज़न में यानी गर्मी के सीज़न में बहुत सारे जगहों पर उगाई जाती हैं। 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उगाने के लिए जो बुनियादी कदम हैं उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बूझो का क्वेश्चन है, Why paddy cannot be grown in the winter season? बूझो पूछ रहा है कि पैडी यानी धान को सर्दियों के समय में क्यों नहीं उगाया जाता है। तो पहेली इसका आंसर दे रही है, पैडी requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season. यानी जो धान है उसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो केवल बरसात के सीज़न में ही ग्रो किया जा सकता है। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. फसलों को उगाने के लिए किसान को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं एक टाइम पीरियड के अंदर। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener. तुम ऐसा पाओगे कि ये एक्टिविटीज़ एक गार्डनर की एक्टिविटीज़ के सिमिलर होती है, या फिर उन एक्टिविटीज़ के सिमिलर होती है जब हम अपने घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उगाते हैं, ग्रो करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो होते हैं जो सजावटी प्लांट्स अपने घर में लोग लगाते हैं। These activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below. इन्हीं एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं, खेती के कुछ नियम और कानून। नंबर 1 प्रैक्टिस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना कुछ भी उगाने से पहले। नंबर 2 प्रैक्टिस सोइंग, यानी बुआई करना, बीज बोना। और नंबर 3 प्रैक्टिस एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी उर्वरक और खाद मिट्टी में डालना। चौथी प्रैक्टिस इरिगेशन, सिंचाई करना। नंबर 5 प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो एक्स्ट्रा जो बिना ज़रूरत के प्लांट्स होते हैं उसे वीड कहते हैं, और उनसे फसलों को बचाना, क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो मेन प्लांट के न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने आप में खींच लेते हैं, जिससे जो मेन प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं ग्रो हो पाता। 6th प्रैक्टिस है हार्वेस्टिंग, फसल कंप्लीट होने के बाद, क्रॉप कंप्लीट होने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग करना, यानी उसकी कटाई करना। नंबर 7 स्टोरेज, जब फसल कट जाए तो उससे ग्रेन यानी दाने को अलग करना और उसको स्टोर करना अच्छे से। 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। किसी भी फसल को उगाने से पहले उस खेत की मिट्टी को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है जिसमें वो फसल उगाई जाएगी। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. खेती में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि जिस खेत में खेती की जाए उसकी मिट्टी को लूज़ किया जाए और टर्न किया जाए। This allows the roots to penetrate deep into the soil. इसकी वजह से जो पौधों की जड़ें हैं वो काफ़ी गहराई तक मिट्टी में आसानी से जा पाएंगी। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. जब सॉइल लूज़ होगी तो जो पौधों की जड़ें होंगी वो काफ़ी आसानी से सांस ले सकती हैं जब वो काफ़ी अंदर चली जाएंगी तब भी।
Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? अब क्वेश्चन है कि लूज सॉइल रूट्स को कैसे हेल्प करती है आसानी से सांस लेने में. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. जो लूज सॉइल होती है वो अर्थवर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ में हेल्प करती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स फ्रेंड होते हैं फार्मर के, किसान के दोस्त होते हैं, क्योंकि ये सॉइल को और भी टर्न करते हैं और लूज़ करते हैं और ह्यूमस ऐड करते हैं, यानी सॉइल को और भी उपजाऊ बनाते हैं. बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सॉइल को टर्न करने की और लूज़ करने की क्या ज़रूरत है. You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि सॉइल में बहुत ही टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर कंटेंट होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट के ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. इसके साथ साथ सॉइल में कुछ सड़े गले प्लांट्स और एनिमल्स के बचे हुए पार्ट्स होते हैं जो कि सॉइल के ऑर्गेनिजम्स उसे डिकम्पोज कर देते हैं. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. इस तरीके से जो भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उन डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो वापस सॉइल में रिलीज़ हो जाते हैं. These nutrients are again absorbed by plants. और फिर वही न्यूट्रिएंट्स दोबारा प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plants growth, और जो सॉइल की मिट्टी की ऊपरी लेयर होती है, ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की लेयर होती है, वही प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्पफुल होती है, प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करती है. टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स. सॉइल को टर्न और लूज करने से जो नीचे की न्यूट्रिएंट वाली सॉइल है वो ऊपर आ जाती है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की सॉइल होती है वही प्लांट के ग्रोथ में हेल्पफुल होती है. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. तो इससे हमें पता चलता है कि सॉइल का टर्न करना और उसको लूज़ करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, एक इम्पोर्टेंट कदम है क्रॉप के कल्टिवेशन में, फसल उगाने में. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. वो प्रोसेस जिसमें सॉइल को लूज़ किया जाए और टर्न किया जाए ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग. उस प्रोसेस को टिलिंग कहते हैं या फिर प्लॉइंग कहते हैं, हल चलाना कहते हैं. दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लॉ. ऐसा प्लॉ का यूज़ करके किया जाता है. प्लॉ मीन्स हल. प्लॉज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. जो प्लॉज हैं वो या तो लकड़ी के बने होते हैं, पुराने टाइम में लकड़ी के होते थे, जब थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आया तो आयरन यानी लोहे के यूज़ किया जाने लगा. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. जब सॉइल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो तो ये ज़रूरत होती है कि सॉइल को वाटरिंग किया जाए, थोड़ा पानी डाला जाए प्लॉइंग से पहले, हल चलाने से पहले. The plowed field may have big clumps of soil called crumbs. जो प्लॉट फील्ड होती है, हल चलाने के बाद जो फील्ड होती है उसमें मिट्टी के बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं, इकट्ठा हो जाती है मिट्टी, जिसे क्रम्स कहते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स. ये ज़रूरी होता है कि इन क्रम्स को तोड़ा जाए और लेवल किया जाए फील्ड को. लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन. फील्ड को लेवल करना, बराबर करना फ़ायदेमंद होता है सोइंग में, बुआई यानी बीज बोने में, और इरिगेशन में भी, सिंचाई में भी. लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. सॉइल को लेवल किया जाता है एक मशीन की हेल्प से जिसे लेवलर कहते हैं. समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. कभी कभी सॉइल को टिलिंग यानी प्लॉइंग करने से पहले ही उसमें सॉइल में मैन्योर ऐड कर दिया जाता है, खाद ऐड कर दिया जाता है. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल. ये मैन्योर को सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्स करने में मददगार साबित होता है. The soil is moistened before sowing. और
सॉइल को मॉइस्ट किया जाता है, थोड़ा सा गीला किया जाता है उसमें बुआई करने से पहले, बीज बोने से पहले। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, खेती के औजार। Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. बीज बोने से पहले ये ज़रूरी है कि सॉइल में, मिट्टी में जो क्लम्प्स बन गए हैं, इकट्ठा हो गई है मिट्टी, उसको तोड़ दिया जाए जिससे कि फील्ड यानी खेत लेवल बराबर हो जाए ताकि अच्छी फसल की पैदावार हो सके। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। ये बहुत सारे औजारों की मदद से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लाव, हो एंड कल्टीवेटर। इसके लिए जो मेन टूल का इस्तेमाल किया जाता है वो है प्लाव, हल, हो यानी कुदाल, और कल्टीवेटर जो मॉडर्न टाइम में यूज़ किया जाता है। प्लाव, दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil। जो ये प्लाव है यानी हल है वो काफ़ी पुराने समय से, एंशिएंट टाइम से यूज़ किया जाता है खेती में। इसका काम था टिलिंग द सॉइल, सॉइल को टिलिंग करना, खुदाई करना, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, सॉइल में फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, खाद डालना, रिमूविंग द वीड्स, खरपतवार को हटाना सॉइल से, एंड टर्निंग द सॉइल, सॉइल को टर्न करना और लूज करना। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये जो हल होता था ये लकड़ी का बना होता था और इसको बैल के जोड़े चलाते थे या फिर किसी और जानवर के, जैसे हॉर्सेस और कैमल्स, घोड़े या फिर ऊँट के, लेकिन मोस्ट कॉमनली बैल के जोड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता था। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर। हल में एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप होती है, लोहे की एक पत्ती होती है जिसे प्लॉशेयर कहते हैं। इस वाले पोर्शन को प्लॉशेयर कहते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप में है। The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft। जो मेन पार्ट होता है प्लॉ का वो एक लकड़ी का लट्ठा होता है लंबा जिसे प्लॉ शाफ्ट कहते हैं। इस वाले पोर्शन को There is a handle at one end of the shaft। शाफ्ट के एक किनारे पर हैंडल होता है। The other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck। जो दूसरा एंड होता है वो एक बीम से, एक लकड़ी की मोटे लट्ठे से अटैच होता है जो कि बैलों के कंधों पर डाला जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लॉ। जो हल होता है उसे एक बैल के जोड़े और एक इंसान के द्वारा आसानी से ऑपरेट यानी चलाया जा सकता है। इस फिगर में दिखाया गया है जैसा। इंडिजिनस वुडन प्लॉ is increasingly being replaced by iron plows nowadays। जो इंडिया के पुराने लकड़ी के हल थे अब उसकी जगह लोहे के हल ने ले ली है। हो, it is a simple tool which is used for removing weeds or for loosening the soil। ये एक सिंपल टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वीड्स को हटाने के लिए, खरपतवार को हटाने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए। बेसिकली इसके दो इम्पोर्टेंट काम हैं। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और अ आयरन। ये एक लंबा रॉड होता है लकड़ी का या फिर आयरन का। ये इस पिक्चर में शो किया गया है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें लंबी एक रॉड होती है या तो लकड़ी की या फिर लोहे की। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। जो इसमें एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, चौड़ी और झुकी हुई प्लेट लगी होती है इसके एक किनारे पर और एक ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स और ये एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। ये रही बीम, ये रहा वो हैंडल और ये रही बेंट प्लेट। नाउ कल्टीवेटर्स जो आजकल यूज़ किया जाता है। Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator। आजकल जो प्लॉइंग है वो ट्रैक्टर द्वारा चलाए गए कल्टीवेटर से की जाती है। यहाँ कल्टीवेटर लगा होता है और उसे आगे ड्राइव करने के लिए ट्रैक्टर होता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर के यूज़ ने लेबर की और समय की बचत की है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोइंग।
हम इस टॉपिक को अगले लेक्चर में कवर करेंगे।